हाय। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी ठीक से चल रही होगी। आज हम डे 4 में किरण आरेख को समझेंगे। रेज डायग्राम। बिहार झारखंड यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हैं, फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन में विभिन्न दर्पणों में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आपको अलग अलग स्थानों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख से संबंधित परीक्षाओं में कई सवाल पूछे जाते हैं। कई बच्चे इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं क्योंकि वह किरण आरेख को सही से नहीं समझ पाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद आप सभी का किरण आरेख से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आप किरण आरेख को, इस वीडियो को आप देखिए और बारीकी से समझिए। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको किरण आरेख के बारे में बताया जाएगा। किरण आरेख नहीं समझने का मेरे हिसाब से जो वजह होता है वह यह होता है कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। इससे केवल किरण आरेख से संबंधित केवल बनाने के लिए ही नहीं आता है सवाल कि किरण आरेख बनाना है। आपको ऐसे भी सवाल आते हैं कि यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और उसका आकार बताइए। ये तमाम सवाल आते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी सवाल दे देते हैं कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो निम्नलिखित में किस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए दे देगा मुख्य फोकस पे, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन सी ध्रुव पे, ऑप्शन डी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका जवाब आप कमेंट में बताइए, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ। और किरण आरेख समझने के बाद भी अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो किरण आरेख का ये सेशन देखने के बाद आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है? मैं तब तक आपके लिए छोड़ देता हूँ। आज हम लोग किरण आरेख में तमाम दर्पणों में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो जो स्थितियां हैं हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आइए हम अपने किरण आरेख की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर किरण आरेख को समझेंगे। इससे समझने के लिए मैं दर्पण में किरण के जो नेचर है, जो गुण है, उसको समझते हैं, तभी हम किरण आरेख पे जाएंगे। तो एक छोटा सा मतलब 2-4-5 मिनट में जो भी हो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 स्थितियां हैं। देखिए, चूंकि बनाना है तो टाइम लग सकता है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम लोग उसको समझ पाएँ, ठीक है? सबसे पहले मैं अवतल दर्पण बनाऊंगा। ठीक है, देखिए हम अवतल दर्पण बना लेते हैं या कोई भी दर्पण बना लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम अभी किरण आरेख नहीं बना रहे हैं दर्पण में किसी, हम किरण के प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, किरण के गुण को समझ रहे हैं, ठीक है ना? ये हमने अवतल दर्पण बना लिया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है? चलिए, ये हमने इसको अलग कलर से इसको ड्रॉ कर लिया। क्या है हमारा अवतल दर्पण, जिसका द्वारक हम बना लेते हैं एम और एम डैश। एम और एम डैश का ही हमने द्वारक बना लिया, ठीक है? मुख्य अक्ष दर्पण के जिस मध्य बिंदु से जहाँ से होकर गुजरती है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, उसे हम पोल यानी कि पी से सूचित करते हैं, ठीक है? मैं इसे स्केल से ही माप मेजर कर लेता हूँ। जैसे इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दिया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूँ, ठीक है? यहाँ एक मैंने पॉइंट दे रखा है, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और 16 सेंटीमीटर के आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ हमारा मुख्य फोकस हो गया, ठीक है? मैंने मार्किंग कर लिया है। ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा हाफ हो गया मुख्य फोकस, ठीक है? ये हमने दिखा दिया। अब हमें इसमें क्या करना है कि किरण के गुण को समझिए। कोई भी प्रतिबिंब का जब निर्माण करेंगे, याद रखिएगा, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसके लिए हमें दो किरण चाहिए, दो किरण। सिंगल किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, याद रखिए। कितने किरण चाहिए? किरण चाहिए हमें दो, रेज हमें दो चाहिए। और यही दोनों किरण के जहाँ पे कटान होगा, यानी एक किरण जहाँ पे कटेगा वहीं पे बनेगा हमारा प्रतिबिंब। समझ में आ गया बात? यानी कि जो दो किरण चाहिए और दोनों किरण जहाँ एक दूसरे को काटेगी उसी जगह बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हमें किरण चाहिए और कटान होगा। कटान कौन सा? डायरेक्ट किरण या परावर्तित किरण? तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ही जब कटेगा तब भी हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इतना समझ में आ गया होगा? चलिए, अब हमें दो किरण चाहिए तो किरण को हम समझते हैं, किरण कहाँ से कैसे गुजरेगा। तो सबसे पहले वस्तु एक लेते हैं और वस्तु से किरण को गुजारते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इस दर्पण में हम कहीं पे भी एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे वक्रता केंद्र पर ले ले या मुख्य फोकस पे ले ले, कहीं पे भी ले लें तो वस्तु तो रहेगा। जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वस्तु लेते हैं तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये एरो को ऊपर की तरफ दिखाएंगे कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। जनरली वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ही लिया जाता है, ठीक है, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक दिशा में। मुख्य अक्ष के ऊपर में धनात्मक दिशा होता है और मुख्य अक्ष के नीचे में ऋणात्मक दिशा होता है। ध्रुव के परावर्तक सतह की दिशा में ऋणात्मक होती है, मतलब इधर ध्रुव से बाईं ओर अगर मापी गई दूरियां, ध्रुव से अगर इधर मापेंगे तो बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस होती है और ध्रुव से दाईं ओर यानी कि परावर्तक सतह के विपरीत में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा, जिधर वस्तु रहता है उधर की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और वस्तु के अपोजिट साइड में यानी कि दर्पण के दूसरे भाग में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। चलिए, इसको हम आगे समझेंगे फिर। चलिए, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, ये वस्तु है, हम बता रहे हैं कि वस्तु कहीं पे भी रह सकता है। इस वस्तु को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, सॉरी, मैं इस वस्तु को यहाँ से उठा करके, जैसे वस्तु को कभी बोलेगा कि अनंत पे है यानी कि बहुत दूर है, फिर कभी बोलेगा कि वस्तु इस जगह पे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, फिर बोलेगा कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे है, फिर बोलेगा कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, बीच का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, पूरे बीचे बीच भी ले सकते हैं, बीचों बीच एकदम। या बोलेगा कि यदि वस्तु हमारा मुख्य फोकस पे है, यदि वस्तु मेरा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो अब कितनी स्थितियाँ हो गई समझ लीजिए। मैं यदि यहाँ पे अनंत लिख दूँ, अनंत, अनंत का मतलब जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटिव। जैसे सूर्य, सन का लाइट अनंत पे माना जाएगा, सन बहुत दूर है और धरती के तुलना में, तो धरती से सन बहुत दूर है, इसलिए वहाँ से आने वाली किरणें पैरेलल होती है और वो उसको अनंत मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि यदि मैं बोलूँ कि यहाँ हमारा वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, यानी कि अनंत पे है, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो कैसा बनेगा। वक्रता केंद्र पर है वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यदि मुख्य फोकस पे है वस्तु तब प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। और यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका स्थान बताइए। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो वस्तु तो रखना ही पड़ेगा। तो एक स्थिति यहाँ, यहाँ दो स्थिति, इसके बीच में तीन स्थिति, यहाँ पे चार स्थिति और इसके बीच में पांच स्थिति और एक अनंत पे छः स्थिति। तो आप दर्पण में छः स्थितियों को समझते हैं और छः स्थिति से कौन स्थिति आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सवाल, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और आपको कोई एक स्थिति को याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक स्थिति को याद करना होगा। याद क्या करना होगा, समझना होगा। और हर एक स्थिति का किरण डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। तो मेरे साथ एकदम बने रहिए। आज के बाद आप कभी किरण आरेख नहीं भूलेंगे। मैं इतना गारंटी बोल रहा हूँ कि कल के डेट में आप किरण आरेख दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आते हैं हम यहाँ पे। देखिए, किरण का गुण को समझिए, किरण कैसे बिहेव करेगा।
देखिए किरण, आपको जब किरण आरेख बनाएंगे तो दो किरणों की ज़रूरत होगी। तो एक किरण मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो मुख्य अक्ष के पैरेलल किरण जाएगी, देखिए मुख्य अक्ष के पैरेलल, पैरेलल मतलब समझ में आता होगा आपको ना, समानांतर। समानांतर का मतलब कि अगर यहाँ पे दूरी, अगर मुख्य अक्ष से, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रधान अक्ष से यदि यहाँ 2 मीटर की दूरी पर है एक किरण, तो यहाँ पर भी 2 मीटर की ही दूरी होगी। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ट्रेन की पटरी की तरह। ठीक है, तो ये हम बता दिए क्या कि पैरेलल किसको बोलते हैं। तो इतना जानकारी आपको होगी कि पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोई किरण यदि पैरेलल आए, किसके, मुख्य अक्ष के, ग्रीन लाइन मुख्य अक्ष है, इसको लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको आप बोल सकते हैं मुख्य अक्ष। इसी को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ग्रीन वाला मेरा प्रधान अक्ष है। यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगा तो दर्पण के किसी सतह पे पड़ेगा, और दर्पण के जिस सतह पर पड़ेगा वहाँ से इसका परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब कि आप जानते ही हैं, टकरा के लौटेगा उसी माध्यम में। तो ये टकरा के कहाँ से लौटेगी, तो पहला बात याद रखना है कि यदि पैरेलल यानी कि समांतर किरण आएगी, समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी, तो उसका गुजरना कहाँ से है, तो ये समानांतर अगर आएगी तो ये गुजरेगी आपको मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। तो पहला बात ये आप नोट कर लीजिएगा कि यदि समानांतर किरण यदि आप खींचते हैं तो उसको कहाँ से गुजारना है परावर्तन के बाद, मुख्य फोकस से। पहला बात याद करते जाइए, जो जो बातें आपको बताया जा रहा है। अब इसको गुजारिए कहाँ से, ये किसी एक स्थिति के लिए नहीं है, हमेशा कोई भी स्थिति हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, कोई भी स्थिति हो, वस्तु कहीं भी हो, पैरेलल लाइन यदि आप ड्रॉ करते हैं तो परावर्तन के बाद उसको मुख्य फोकस से ही गुजारिएगा। इसको एकदम याद कर लीजिए इस बात को। ऐसा नहीं कि एक स्थिति के लिए, मैं आप कहीं भी बोलेंगे कि दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखिए, मैं वहाँ के लिए बनाऊँगा। देखिए ये आपको दिखा दिए, यानी कि देखिए एरो को यहाँ ध्यान दिखिएगा, तीर के दिशा को ध्यान में रखिएगा। तीर का दिशा किधर है, दर्पण की तरफ, दर्पण की तरफ पैरेलल गया, ये परावर्तन बिंदु हुआ, और यहाँ से टकरा करके देखिए किरण कैसे जा रही है, किससे होकर गुजरा, इस बिंदु से। ये बिंदु क्या है, मुख्य फोकस। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यदि परावर्तक बिंदु यहाँ है तो हमारा दर्पण कहाँ से होकर गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से, कुछ इस तरह देखिए, कुछ यहाँ से। ठीक है ना, तो हम यहाँ से गुजार देते हैं, देखिए इस तरह से गुजार दिए। तो अब बताइए कि दो किरणें बनाए, दोनों पैरेलल ही लिए, दो किरणें बनाए और दोनों पैरेलल ही लिए। जितनी भी आप पैरेलल लाइन ले सकते हैं, जितना मन उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को मुख्य फोकस से गुजार दें और दूसरे को कहीं और से गुजार दें, नहीं। जितने भी पैरेलल लाइन आप लेंगे उस सभी को मुख्य फोकस से ही गुजारिएगा। तो हमने पैरेलल लाइन लिया, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरा। अब आप बताइए कि ये दोनों लाइन, आपको बताए थे कि दो किरणें लेना है, हमने दो किरण ही लिया, किस दर्पण में, अवतल में। दोनों किरणें एक दूसरे को काटा कहाँ, क्रॉस कहाँ किया, तो मुख्य फोकस पे। सिंपल बात कि यदि अगर समानांतर किरणें आती है अवतल दर्पण में तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो अब बात है कि पैरेलल लाइन कब आएगा, वस्तु कहाँ रहेगा तो पैरेलल लाइन आएगा। तो याद रखिएगा पैरेलल किरणें कब आती है, जब वस्तु अनंत पे होता है। अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे से पैरेलल लाइन जाएगा और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ऊपर से भी गुजार सकते हैं, एक ही दिशा में दोनों पैरेलल लाइन ले लीजिए, परावर्तन के बाद दोनों को मुख्य फोकस से गुजार दीजिए, हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं मान लीजिए कि मैं नीचे वाला लाइन को मिटा देता हूँ, चलिए ये किरणें मेरा खत्म, नीचे से नहीं गुजरेगा, नीचे से मैं नहीं गुजारूंगा, सिर्फ ऊपर से ही। देखिए आपको जो भी डाउट है एक तरीके से आप मत सीखिए, कोई चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। देखिए हमने पैरेलल ही लिया है, इसको अलग कलर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए एक किरण हमारा गया, कहाँ गया, दर्पण के किसी एक बिंदु पर। अब बोलेंगे कि ये तो यहीं पे कट कर दिया, नहीं, आपको क्या बोल रहे हैं, इमेज आपतित किरण से नहीं बनेगा, ये
इमेज जब भी बनेगा प्रतिबिंब परावर्तित किरण के कटान बिंदु से बनेगा। हाँ, ये तो परावर्तित किरण, लेकिन ये ब्लू कलर तो आपतित किरण हुआ ना, ये परावर्तित थोड़ा है। दोनों परावर्तित किरण ही जब कटेगा तो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये नहीं कि जाते समय यहाँ कट गया यहीं प्रतिबिंब रचना हो गया, नहीं। अभी इसको परावर्तन करना है, दर्पण से टकरा के भेजना है। तो आपको क्या बोला गया यहाँ कि कोई भी समानांतर किरण होगा वह कहाँ से होकर गुजरेगा परावर्तन के बाद, तो मुख्य फोकस से। चलिए इसको मुख्य फोकस से क्या करेंगे, गुजारेंगे। एक मिनट देखिए, थोड़ा आपके पास मैनुअल स्केल है, मेरे पास डिजिटल स्केल है, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किरण डायग्राम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बारीकी से समझिए। एक बार अगर सीख जाते हैं फिर दोबारा इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता देंगे। देखिए अभी आप देखिए कि किरणें, अब परावर्तित किरणें कहाँ काट रही है, तो परावर्तित किरण काटेगी कहाँ पे, मुख्य फोकस पे। अब आप बोलेंगे तो ये तो सर ज़बरदस्ती आप मिला रहे हैं मुख्य फोकस पे। नहीं, आप रियल में भी कोई दर्पण लेंगे और कोई लेजर लाइट लेंगे और इस तरह से आप गुजारेंगे ना, तो वहीं पे इंटरसेक्ट होगा। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। हमारे पास वो सभी उपकरण हैं जिसमें आपको विभिन्न किरण बिंदुओं को, किरण आरेख को आपको दिखाया जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उसके लिए घबराइए नहीं, आपको सभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा, आपका उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं लेंस भी दिखाऊंगा, दर्पण भी दिखाऊंगा, किरण बीम भी दिखाऊंगा, किरण आरेख, तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए। तो ये पहला सिचुएशन आपने देख लिया। पहला सिचुएशन में मैंने क्या बोला कि यदि किरण समानांतर जाएगी तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। सेम इसका उल्टा दूसरा नंबर का पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में मैं क्या बोलूँगा कि यदि मुख्य फोकस से गुजारा जाए, किरण को अगर मुख्य फोकस से ही भेजा जाए, यानी आपतित किरण को मुख्य फोकस से भेजा जाए, तो फिर परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी। परावर्तित किरण का नेचर क्या होगा, आपतित किरण यदि समानांतर हो तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से जाएगी। यदि मुख्य फोकस से ही मैं आपतित किरण को लाऊं तो परावर्तित किरण कैसे बिहेव करेगा, तो परावर्तित किरण समानांतर हो जाएगा। ये देखिए विलोम हो गया ना इसका, किरण पैरेलल आएगी, आपतित किरण पैरेलल है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। यदि किरण आए ही मुख्य फोकस से तो जाएगी समानांतर, सिंपल बात। तो 2 पॉइंट एकदम आसानी से आप समझ लीजिए। आइए हम यहाँ पे समझते हैं दूसरा में देखिए हम चूँकि एक ही इमेज में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हमने अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। चलिए अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको हाफ कर लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट लगा दे रहा हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। हाफ हाफ लिया जाता है आपको। जैसे 16 सेंटीमीटर था तो 8 सेंटीमीटर मैंने मुख्य फोकस ले लिया और 16 पर मैंने वक्रता केंद्र ले लिया, इधर अनंत हो गया, ठीक है, अनंत है। अब मैं बता रहा हूँ कि यदि मुख्य फोकस से ही किरण को गुजारा जाए तो क्या हो। देखिए जैसे मान लीजिए कि किरण हम तो असमानांतर लाए थे, यदि मैं किरण को मुख्य फोकस से गुजार दूँ, ऐसे किरण को गुजारूँ, ऐसा कोई किरण है, ये आपतित किरण है। चलिए ये आपतित किरण ऐसे आया, देखिए कोई यहाँ से टॉर्च जब बार रहा था, टॉर्च, तो देखिए किरण, आपतित किरण कहाँ गया, मुख्य फोकस से गुजारा जा रहा है। मुख्य फोकस यानी कि दर्पण के मुख्य फोकस पे ऐसे फोकसित किया जा रहा है। तो यहाँ दर्पण पे आएगा, दर्पण से टकराएगा और परावर्तित किरण कैसे जाएगी, परावर्तित किरण का व्यवहार क्या होगा, क्या उसी दिशा में वापस चली जाएगी, नहीं। तो देखिए क्या होगा, इसका बिहेव होगा, आपको हम बता चुके हैं कि अपोजिट काम करेगा, कि समानांतर आती है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, समानांतर हो गया ना, देखिए समानांतर हो गया, मैंने इसको उठाया और यहाँ रख दिया। देखिए इसको समानांतर का मतलब देख लीजिए, सेम लाइन के दिशा में ही एकदम सीधे उठा लेना है और इसको सेट कर दिए, ठीक है। यानी यहाँ की जो दूरी है बराबर दूरी रहेगी मुख्य अक्ष के। अब यहाँ से जैसी टकराएगी किरण सीधे पैरेलल हो जाएगी, देखिए इस तरफ की ओर बढ़ेगी, ये बढ़ी, यही हमारा हुआ। देखिए एरो का साइन देखिए, तीर का साइन देखिए, ये हमारा हुआ आपतित किरण, ये हुआ हमारा परावर्तन बिंदु, और वहाँ से जो है हमारा किरण पैरेलल हो गया। अभी आपने क्या बताया था
कि यदि पैरेलल आए तो मुख्य फोकस से जाएगा। तो इसी में आपको हम यहाँ पे बता सकते केवल तीर के डायरेक्शन को चेंज करके देखिए कि यदि किरण ऐसे पैरेलल आए तो किधर से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। यहीं पे यदि मैं बोलूँ कि किरण यदि मुख्य फोकस से आए तो किधर से होकर गुजरेगी, पैरेलल। दो बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है आप हमको कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, सोचिए नहीं, आपको मैं दूसरे तरीके से ही बताने का प्रयास करूँगा। अगर समझ में आ गया तो आप अपने से जो भी आपसे कमज़ोर स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, मित्र है, साथी है, ज़बरदस्ती पकड़िए, उसको बैठाइए और उसको बताइए आप। अगर आप बताने में कहीं गड़बड़ हो जाते हैं फिर से वीडियो को आप देख लीजिए और फिर बैठा के उसको समझाइए। इससे आप एकदम टीचिंग एक्सपीरियंस आप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम करके आप अपने को बेहतर बना सकते हैं और ऐसा सीख जाएंगे कि फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये दूसरा आपको बता दी, ये दूसरा पॉइंट आपको बताया कि अगर मुख्य फोकस से गुजरेगा तो परावर्तित किरण जो हो जाएगा, मुख्य फोकस से यदि किरण को गुजारा जाए तो हमारा परावर्तित किरण जो है वह समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका उल्टा आपको बता ही दिया, पहला है कि समानांतर हो तो मुख्य फोकस से। तीसरा अब आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा बताएंगे, इसी में मैं मिटाता हूँ चूँकि टाइम लगेगा। हाँ, उम्मीद करते कि समझ गए होंगे, नहीं समझता स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा दिक्कत। इसी में चूँकि बार बार बनाना टाइम लग रहा है, इसी में मैं तीसरा आपको कंडीशन बता रहा हूँ। इसको इसलिए है चूँकि आपको जब किरण आरेख सीखना है ना तो इसको जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए आप नहीं किरण आरेख बना पाते हैं इन्हीं सब किरणों के कारण, क्योंकि किरण का नेचर ही नहीं जानते, किधर से गुजारना है, कहाँ भेजना है, कहाँ से बनेगा किरण डायग्राम। तीसरा देखिए, ये हमारा क्या था, ध्रुव। ये हमारा क्या है, ध्रुव। चलिए इस पॉइंट को तो हमें हटाना है ना, चलिए ध्रुव है। तीसरा क्या है कि यदि मैं किरण को ध्रुव से भेजूँ, ध्रुव पे सीधे डायरेक्ट, याद रखिए ध्रुव पे, किसी भी एंगल पे, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ऐसे थोड़ा सा और झुका के भेजिए, ऐसे भेजिए, तो जितना है आपको पता है प्रकाश का परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, जितना एंगल पे भेजेंगे उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा दर्पण पे। तो देखिए हम यहाँ पे जैसा भी भेजे, जितना झुका के भेजे या जितना, ठीक है, ऐसा देखिए मैं किरण को इस एंगल पे भेज रहा हूँ, तो देखिए ये आपतित किरण मेरा कहाँ गया, आपतित किरण मेरा गया दर्पण के ध्रुव पर, तो यहाँ एंगल बना आई, कोण आई, आप इंसिडेंट एंगल बन गया। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि 30 डिग्री का एंगल बना हो तो यहाँ से दर्पण से टकरा करके वह 30 डिग्री से ही क्या करेगा, लौटेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो कुछ इसी तरह से इसी एंगल पे यहाँ से मैं भेजूँगा, तो दर्पण से जिस एंगल पे हमारा टकराएगा उसी एंगल पे हमारा निकल भी जाएगा। देखिए, और एक मिनट मैं इधर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो एंगल बना ये हमारा बना कोण आर। इसका मतलब हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर। तो एक किरण को मैं ऐसे गुजार सकता हूँ कि ध्रुव पर भेजिए और जितना एंगल पर भेजिएगा उतना ही एंगल पर उधर से रिफ्लेक्ट कीजिएगा। तो चूंकि यहाँ एंगल मापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे आप मापेंगे, फिर आप इस तरह के प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके फिर एंगल मापेंगे तो फिर आपका जा करके सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे को, तो मैं तो इस सिचुएशन का कम यूज़ करता हूँ, इस किरण आरेख का ध्रुव पे भेजने वाला मैं कम यूज़ करता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तभी यूज़ करता हूँ, नहीं तो ऊपर वाला ही काफ़ी है दो। चलिए ये तीसरा आप सीख लिए। तीसरा क्या सीखे, ध्रुव पर जिस कोण के साथ भेजेंगे, जिस कोण के साथ भेजेंगे उसी कोण पे, है ना, समान कोण लिख देते हैं, समान कोण के साथ वह क्या होगा, परावर्तित होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, ध्रुव पर। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर से आपतित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के नीचे से उसी एंगल पे निकल जाएगी। तो ये तीसरा आपका सिचुएशन हो गया। चौथा सिचुएशन आइए इसी में हम लोग समझ लेते हैं, सेम इसी एक ही इमेज में किरण का बिहेवियर समझिए कि कैसे जाएगा कैसे हटेगा। पहला आपने आपको बताए हैं समानांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, अगर मुख्य फोकस से होकर जाता है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, शायद वीडियो आपका ब्लर ना हो, एक मिनट, तो आपको
देख लेते हैं, वीडियो ब्लर नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी ठीक ठाक तो जा ही रही होगी, उम्मीद करते हैं। मैं तब से ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वीडियो कभी कभी ब्लर हो गया होगा, मैनुअल मोड नहीं किया था तो सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, तो ध्रुव पर यदि जिस कोण के साथ भेजेंगे तो वहाँ पे उसी कोण से निकलेगा, ये आपके समझ लिए। अभी हम नेक्स्ट चौथा जो सिचुएशन है उसको समझने वाले हैं। देखिए चौथा सिचुएशन को समझते हैं। आइए, ये तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है ना। अब चौथा सिचुएशन को आइए हम लोग समझते हैं इधर। फोर्थ सिचुएशन जो है हमारा, वो है वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से यदि किरण को भेजा जाए तो वह याद रखिएगा, वह दर्पण पर लंबवत होता है। लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वापस उसी वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगा। देखिए वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगा, क्योंकि दर्पण पर जाता है लंबवत। जैसे मैं एक किरण लेता हूँ और किरण को मैं गुजारता हूँ, ठीक है। मैं किरण के लिए एक अलग कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। रेड यूज़ नहीं हुआ है ना, और ठीक है, विजिबिलिटी भी अच्छा होगा। जैसे मैं इधर वक्रता केंद्र से मैं गुजारूँ, देखिए वक्रता केंद्र से मैं भेज रहा हूँ किरण को, वक्रता केंद्र से। देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई टॉर्च जलाया, एक किरण जो है जाना शुरू किया। देखिए वक्रता केंद्र को क्रॉस किया, सीधे कहाँ जा गया, दर्पण पे पड़ा। तो दर्पण पे जैसी पड़ा तो दर्पण पे यहाँ बनाया 90 डिग्री का एंगल। यानी कि आप ये बात जान जाइए कि जो भी किरणें अगर वक्रता केंद्र से भेजी जाती है, दर्पण में कोई भी किरण यदि वक्रता केंद्र से भेजी जाए तो वो दर्पण पे लंबवत पड़ता है 90 डिग्री के कोण के साथ। और आपको पता है कि यदि 90 डिग्री के कोण पे पड़ने वाली किरण वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे ये किरण दर्पण पे पड़ेगी, वापस टकराने के बाद इसी दिशा में लौट आएगी। ये हुआ आपका फोर्थ सिचुएशन, यानी कि चौथा कंडीशन। अब इससे ज़्यादा भी बहुत सारे और कंडीशंस हो सकते हैं और होते भी हैं, हो सकते नहीं होते भी हैं, लेकिन आपको केवल आपको बताए थे कि प्रतिबिंब की रचना करने के लिए मात्र 2 किरण की आवश्यकता है। तो फिर हमें इतने सारे किरण, तो 4 हम लोग सिचुएशन देख लिए, तो अब नहीं बनेगा प्रतिबिंब। आइए इन चारों सिचुएशन के आधार पर हम अवतल दर्पण में किसी भी स्थिति में विभिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब के रचना को समझते हैं। देखिए, और आ जाते हैं हम अपने प्रतिबिंब के रचना वाले इमेज पे, ठीक है। हमने इसको बना रखा था एक, जो हमारा फर्स्ट, जो हमने शुरुआत जहाँ से किया था वहीं पे। चूँकि दर्पण बना हुआ है, सब चीज़ बना हुआ है, तो ये हमारा आसान होगा, ठीक है। अब हम अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर के प्रतिबिंब के रचना को समझेंगे, ठीक है। देखिए चलिए ठीक है, हम वस्तु हटा देते हैं। ये अनंत तो आप पता ही है, अनंत समझ गए हैं। तो पहला सिचुएशन आपका क्या है, देखिए हम 6 सिचुएशन को यहाँ लिखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वो देखेंगे। दूसरा, जब वस्तु इन्फिनिटिव लिख रहे हैं यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। और तीसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया। अब वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। चौथा, वक्रता केंद्र पर हो गया, अभी 20 के बीच में आएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के, एफ है, एफ लिखा हुआ है, के बीच हो, ठीक है। पांचवा सिचुएशन, जब वस्तु, अब इसके बीच तो हो गया, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो,
जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। और छठा सिचुएशन आपका क्या है? छठा है जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। चलिए, ये 6 स्थितियां हैं किसमें? अवतल दर्पण में। और इस 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि हमने लिख रखा है इसको छोटा कर दे, ताकि आपका एक जगह कम जगह में आपको हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 6 जो कंडीशन है, इस 6 कंडीशन को मैं इधर अभी बनाने वाला हूँ। पहला कहाँ? जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, अनंत पे का बहुत आसान है, सिंपल एकदम। अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है? बिल्कुल ही पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन को लाइए, लाए, नीचे से भी एक पैरेलल लाइन को ले जाइए, ले गए। अब आपको पता है कि पैरेलल लाइन कहाँ से परावर्तित होकर जाएगी? आपको याद कीजिए, बताइए, कमेंट में बताइए। आपका कमेंट देखेंगे, मुख्य फोकस से, बिल्कुल राइट। तो आप समझिए कि ये किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए, विदाउट स्केल लाइन आपका गड़बड़ हो जा रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ मुख्य फोकस। तो ये कहाँ से? मुख्य फोकस से, ठीक है। ये मुख्य फोकस से चली गई क्या किरणें? और एक और किरण है, ऊपर वाला भी तो परावर्तित होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी तो अनंत से ही आ रहा है ना। तो भी ऊपर वाला भी अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आने वाली किरणें मुख्य फोकस है, ठीक है। चलिए, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब आप लोग जरूर बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से, कहाँ बनेगा? तो देखिए, ये बनेगा हमारा मुख्य फोकस पर, क्योंकि परावर्तित किरणें कहाँ कट रही है? मुख्य फोकस पर। कोई भी किरण आप अनंत पे जब वस्तु को रखें, कहाँ हम वस्तु को रख रहे हैं? पहला सिचुएशन में, यानी कि अनंत पर। जब वस्तु कहाँ है? हमारा अनंत पर है। तो वस्तु अगर यदि अनंत पर है तो पैरेलल लाइन ही आएगा, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। तो वस्तु कितना भी बड़ा हो अनंत पे, उसका पॉइंट एकदम बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, एकदम बहुत छोटा, मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है। इसीलिए वो अभिसरित कर देता है, सूर्य की आने वाली सभी किरणों को इसी कारण से अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर ला देता है, मुख्य फोकस पर ला देता है, ठीक है। सभी किरणों को मोड़ देता है मुख्य फोकस पे ही, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, इसी कंडीशन के कारण। और इसी कारण इसका यूज सौर कुकर में होता है, कि सूर्य की सभी किरणें को एक जगह मोड़ देगा, जहाँ कुकर रखा रहेगा ना वहाँ। तो कुकर कहाँ रहेगा? मुख्य फोकस पे, क्योंकि सभी किरणें मुख्य फोकस पे आ जाए, और मुख्य फोकस पे कुकर रखा रहेगा, कुकर को बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा और खाना पक जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें पैरेलल आती है, और कुकर को कहाँ स्थापित किया जाता है? मुख्य फोकस पे, जिस कारण से सभी किरणें का गर्मी कुकर को मिलता है, खाना पक जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला सिचुएशन तो समझ में आ गया होगा। तो आपको कोई पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रतिबिंब तो बनता है वास्तविक। सबसे पहला बात, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक। देखिए, वास्तविक का टान है, ठीक है। दूसरा नेचर आपको पूछेगा, पहला ये हो गया वास्तविक। दूसरा क्या है? कहाँ स्थान पूछेगा, ये हो गया प्रकृति। प्रकृति आपका हो गया वास्तविक। स्थान बताइए, स्थान कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो बनेगा आपका मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। चलिए, ये भी हो गया आपका। अब पूछेगा आपको आकार, आकार पूछेगा, आकार। फिर में मत रहिए, सब आपको पूछेगा, आपको जवाब देना है कि वस्तु की अपेक्षा बताइए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। बोलिएगा, बहुत छोटा, छोटा नहीं, बहुत छोटा, एकदम पॉइंट प्रतिबिंब, बिंदु प्रतिबिंब। हो गया। अब आपको पूछ देगा, सॉरी, अब तो हो गया, हाँ, स्थान हो ही गया, प्रकृति हो ही गया, आकार हो ही गया, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ मुख्य रूप से आपको बताना है, प्रकृति, स्थान और आकार। चलिए, ये सभी में बताना है, सभी प्रतिबिंब में आपको बताना है। वास्तविक की काल्पनिक कहाँ बनेगा और उसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु की अपेक्षा लिखना है।
वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सिचुएशन में लिखते हैं कहाँ, अब बताइए दूसरा सिचुएशन मेरा क्या होगा। चलिए एक ही लाइन को हम मिटाएंगे, अब मेरा काम आसान हो गया है। अब देखिए अब वस्तु को हम स्थापित करेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इस जगह पे। वस्तु को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूँ ताकि आप किरण ना समझ ले उसको। ये मेरा वस्तु है, नाम है वस्तु का AB। 90 डिग्री के साथ वस्तु को रखा जाता है मुख अक्ष पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से किरणें मैंने वस्तु के, देखिए वस्तु के हेड से मैंने एक किरणें को दर्पण पे भेजा और वहाँ से प्रतिबिंब टकरा के मुख्य फोकस से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? मुख्य फोकस से। ठीक है, दूसरा की, हाँ तो इसको तो करना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा किरण को बड़का करना पड़ेगा आपको। देखिए थोड़ा सा किरण को और बड़ा कर लेते हैं, इस किरण को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना पड़ेगा। ठीक है, कर लिए? चलिए हो गया ना। अब हम तो किरण को भेज दिए, जो पैरेलल जाएगी वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब आप 4 को आपको बताए हैं स्थिति, 4 में एक स्थिति का तो यूज कर लिए कि समानांतर भेजे और मुख्य फोकस से गुजार दिए। अब दूसरी स्थिति को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुख्य फोकस से भेजेंगे और पैरेलल कर देंगे, या तीसरी स्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ध्रुव पर भेजेंगे और उसी एंगल पर इधर भेज देंगे। ठीक है, चौथी स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र पे भेजेंगे और वापस वक्रता केंद्र पर लेके चल आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इस्तेमाल करना है वो कीजिए। एक तो हो गया, अब दूसरा आप लोग, मैं एक कोई भी कर देता हूँ, आप लोग अपने घर पे दूसरा करके देखिएगा। ठीक है, हाँ बशर्ते इस बात का ध्यान रखें कि ध्रुव से जो फोकस की दूरी लेंगे उतना ही दूरी वक्रता केंद्र के लेंगे, इस दूरी को बराबर मेंटेन करेंगे। अब दूसरा किरण मैं देखिए पाड़ता हूँ, जो मेरे को सुविधा हो जाए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यदि मैं वक्रता केंद्र से गुजारूँ, देखिए तो देखिए यहाँ है वस्तु और यहाँ है वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र लगभग, देखिए ये है वक्रता केंद्र। मैं यदि दूसरे किरण को यदि मैं इधर से गुजारूँ वक्रता केंद्र से, देखिए तो ये दर्पण को और बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण देखिए थोड़ा सा कर्व कम है, वहीं तक है ना, तो दर्पण को बड़ा लेना पड़ेगा और यहाँ पे बनेगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये दर्पण हमारा नीचे तक आएगा ऐसे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पे लिए 90 डिग्री पे किरण गया यहाँ से और वापस उसी दिशा में लौट आया। कहाँ पे कटा आप देख लीजिए, देखिए यहाँ थोड़ा सीधा लेना है, सीधा 90 डिग्री पे ही लेना है। तो ये देखिए, और मैं इसको दूसरा कलर से बना लेता हूँ, क्योंकि ये प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब बना है तो इसको मैं दूसरा कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हमारा बना A डैश और B डैश। ठीक है, A डैश और B डैश। ठीक, ये हमारा बना क्या? प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बना, अब आप बताइए, पहला इसकी प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसा है, वास्तविक की काल्पनिक? तो पहला है वास्तविक। ठीक है, स्थान बताइए, स्थान कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब वो इधर आपको पता है ना, जो दूसरा नंबर हम लेके चल रहे हैं, ये दूसरा नंबर, पहला हो गया है, दूसरा जब वस्तु क्या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है ना। और आकार अगर पूछेगा, आकार, तो आकार कैसा बढ़ रहा है? तो वस्तु से छोटा बढ़ रहा है, बहुत छोटा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा छोटा बढ़ रहा है। तो ये आपका हो गया सिचुएशन। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, आप देखे होंगे दो ही स्थिति में कि जब अनंत पर था वस्तु तो मुख्य फोकस पे बना था प्रतिबिंब, जैसे थोड़ा सा इसको इधर किए तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा इधर हुआ। अभी पर वस्तु को हम इस जगह पे करेंगे तो प्रतिबिंब भी इस जगह पे आएगा। ठीक है, जब वस्तु को और आगे करेंगे तो प्रतिबिंब और दूर जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु को और आगे करेंगे प्रतिबिंब एकदम दूर चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे वस्तु को आप नज़दीक लाएंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस से वैसे वैसे दूर होते जाएगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि प्रतिबिंब का स्थान तो जानने के लिए बहुत आसान काम है। अनंत पे तो मुख्य फोकस पे,
यदि वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यदि वक्रता केंद्र पर ला देते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी खसक के वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। यानी कि मैं इसको अगर यहाँ से उठाकर इस जगह पे लाऊं, तो मेरा प्रतिबिंब भी जो है यहाँ से खसक के इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से वस्तु को खसका के इसके बीच में लाऊं, तो हमारा ये भी प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है ये खसक के मेरा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। जो भी वो बड़ा बनते जाएगा वो बात की बात है, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यदि मैं यहाँ पे वस्तु को पकड़ के मुख्य फोकस पे ला दूँ, तो मेरा जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा अनंत पे चला जाएगा। बात है कि अब यदि मैं वस्तु को इसके बीच में लाऊं, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो अब प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? प्रतिबिंब तो ऑलरेडी अनंत पे पहुंच चुका है, तो अब कहाँ जाएगा? तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये दर्पण के इस तरफ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलिए कितना आसान है? नहीं आसान है? अब इसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बनाने में परेशानी होती है, तो घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ों से समझिए। और एक बार देखने के बाद यदि समझ में ना आए तो एक बार और देखिए, फिर खुद से आप बनाइए, खुद से बनाइए, देखिए कि नहीं बनता है। अब बनाइए तो पहले बार बार आप देख के सोचते हैं कि याद हो गया, समझ गए, खुद से बनाते नहीं हैं। एक बार सभी सिचुएशन को, सभी स्थितियों को आप बनाइए बैठ कर, स्केल पेंसिल ले करके बनाइए, रफली मत बनाइए, फिर आप देखिए कि नहीं बनता है। चलिए, तो अभी हमने सब देख लिया, अभी हमने दूसरा सिचुएशन को भी देख लिया। चलिए, अब हम वस्तु को बोले, अभी जैसे वस्तु को अभी हम लाएंगे कहाँ? वक्रता केंद्र पे। कहाँ लाएंगे? वक्रता केंद्र पे। देखिए, हम वक्रता केंद्र पर भी रखने वाले हैं। देखिए, वस्तु को हम रखेंगे अभी वक्रता केंद्र पे, वाइट। चलिए, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र पे ए बी, देखिए ए बी हम लिख दिए, 90 डिग्री पर रखा गया वस्तु मेरा। ए समानांतर किरण ही है, मुख्य फोकस से ही गुजरा है, मैं इस किरण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। तीसरा सिचुएशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, प्रतिबिंब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कहाँ बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? इधर मतलब खसकाए हैं, तो अभी बीच में बना था, वक्रता केंद्र पे बन जाएगा, यानी जस्ट यहीं पे बनेगा, यानी ए डैश और ये हमारा 90 डिग्री के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश। ठीक है, यहीं पे बनेगा और बराबर बनेगा, क्योंकि ये जो आपका वस्तु है ना, ये वस्तु का हाइट जितना है, मतलब जब मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब भी आपका 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब है ना, ये 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा, यदि वस्तु 4 सेंटीमीटर का है तो अवतल दर्पण में एक खास क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि वस्तु को किस जगह पर रखा जाए अवतल दर्पण में कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, या वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो इसका जवाब होता है वक्रता केंद्र पर। तो पहला आप देखिए यहाँ, इसकी प्रकृति क्या हुई? प्रकृति तो वास्तविक ही है, क्योंकि वास्तविक में आपको बताया है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, प्रतिबिंब नीचे है, और कटान भी वास्तविक है। कटान अच्छा हमने नहीं दिखाया, कटान आपको पता है ना, वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पर आएगा, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, निकाले ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से पढ़ना मुश्किल है ना। वक्रता केंद्र से कैसे किरण को भेजेंगे, कैसे आएगा? तो इसलिए आप दूसरा किरण, आप बताइए, इसको वक्रता केंद्र वाला छोड़ दीजिए, कोई बताइए मुख्य फोकस वाला भेज दीजिए, आपको बताइए मुख्य फोकस से भेज दीजिए एक, और उसको पैरेलल कर दीजिए। तो मैं मुख्य फोकस से भेज देता हूँ दूसरा किरण को। मैंने एक ही किरण बताया, चूँकि आपको बता दिए थे पहले कि कहाँ से क्या सिचुएशन होने वाला है, इसलिए मैंने वहाँ बना ही दिया इसको। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे भेज दिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हो जाएगा पैरेलल, यहाँ से हो जाएगा किरण हमारा पैरेलल। पैरेलल बनाना है, और लगभग हो जाएगा हमारा पैरेलल। ठीक है, थोड़ा बहुत खसक सकता है, तो आप इसको बना लेंगे, क्योंकि हमने स्केल से लेकर के वो प्रतिबिंब और वस्तु को नहीं बनाया ना, तो थोड़ा बहुत का अंतर आ जाएगा, तो उसको आपको खुद से मैनेज करना है। देखिए, आपतित किरण यहाँ पे गया और टकरा करके हमारा पैरेलल हो गया,
और हमारा आकर के इस वक्रता केंद्र के सामने ही कटेगा। ठीक है, लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, लाइन हम जो पार रहे हैं वो सीधी रेखा नहीं हो सकती है प्रॉपर जितना लाइट होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आपको मैनेज कर लेना है, उसको स्केल से आप बना लीजिएगा। उतना कोई चेक नहीं करेगा एग्जामिनर या कोई भी आपको जो कॉपी जो चेक करने वाले हैं वहाँ भी इतना स्केल लगा के और एंगल नहीं चेक किया जाता है कि आपका है कि नहीं है। बस ये देखा जाता है कि हाँ बच्चे को ये पता है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। अब ऐसा नहीं कि वस्तु 4 सेंटीमीटर का बनाए और प्रतिबिंब बना दीजिए इतना बड़ा, अब इतना बड़ा पारेंगे और थोड़े ना एग्जामिनर आपको सही नंबर दे देगा। एक गलत मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, थोड़ा बहुत लगना चाहिए कि हाँ बराबर है। अब इतना नहीं है कि सेंटीमीटर इधर उधर होगा तो आपको गलत कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लिए। पहला आपने सिचुएशन क्या देखा, प्रकृति कैसा है तो वास्तविक। स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो जहाँ वस्तु है वहीं यानी सी पर ही। और इसके आपका आकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो देख रहे हैं। फिर अभी खसकाएंगे। अब बताइए, आप खुद बताइए। अब ये वस्तु आगे आएगा कहाँ, वक्रता केंद्र से और फोकस के बीच में, इस जगह पे प्रतिबिंब थोड़ा खसकेगा तो क्या अनंत पे चल जाएगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के अभी बीच में जगह है ना यहाँ, तो इस जगह पे, तो यहाँ आकार देखिए ना बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। एक कोण देखिए, यहाँ पे देखिए कि किरण पैरेलल गया, वो किरण कैसे मुख्य फोकस से दूरी पे जा रहा है। अगर यहाँ बनेगा तो इतना छोटा, यहाँ बनेगा तो इतना बड़ा, यहाँ बनेगा और इतना बड़ा, और यहाँ बनेगा तो इतना बड़ा। देखिए बड़ा होते जा रहा है। इस एंगल को देखते जाइए, किरण को देखते जाइए, जितना इधर की ओर आएगा प्रतिबिंब तो उतना ही बड़ा होगा। इस किरण को देखते जाइए, यहाँ पे एकदम पॉइंट पे प्रतिबिंब, थोड़ा सा इधर खसका तो इतना बड़ा, तो थोड़ा छोटा, थोड़ा सा और आया तो यहाँ बराबर ही हो गया इस जगह पे। अगर यहाँ पे आएगा तो थोड़ा वस्तु से भी बड़ा बन जाएगा। देखिए, और इधर इस एंगल को देखिए, इस कोण को देखिए, इस कोण को, इस कोण पर देखने पे क्या पता चल रहा है, इधर मतलब खसकते खसकते क्या होता जा रहा है, वस्तु हमारा ये तो बराबर ही जा रहा है ना, पैरेलल है। तो यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, वस्तु हमारा तो बराबर ही जा रहा है मुख्य फोकस से। इसको देखिए, प्रतिबिंब तो इस किरण से बन रहा है, तो यहाँ देखिए छोटा, यहाँ देखिए थोड़ा सा वस्तु के बराबर आ जाएगा। इस जगह पे थोड़ा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, और इस जगह पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अनंत पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब फोकस पे वस्तु चल जाएगा। तो ये सिचुएशन को समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आकर हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना। चलिए, वस्तु को मैं अब हटाऊंगा। वस्तु को किधर लेके जाना है, इस किरण को भी हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको सॉरी इसको नहीं हटाना, बढ़ाए है ना उसको। चलिए ठीक है, वीडियो को आप लाइक कीजिए यदि अच्छा लगता है तो, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों को, और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब वस्तु को मैं आगे खसकाऊंगा, ठीक है। वस्तु को यहाँ से उठाना है, ये तो दोनों का उठाना है ना। इसको कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पे रखा था ना, अभी बीच में रखेंगे, ठीक है, बीच में रखेंगे। एक को तो हटा देना है, डिलीट करना है, एक को हटा देना, ठीक है। ये इसको हटा देना, इसका कलर चेंज कर दूँ, चलो ठीक है, ये रेड, ठीक है। ये मेरा वस्तु हो गया, ये मेरा वस्तु हो गया, ठीक है, ये मेरा वस्तु हो गया, ए बी, ठीक है। ये सब को हटाना है, बी डैश नहीं है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कि इधर से तो किरण पीछे वाला हटाएंगे देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये सिर्फ मेरे को मालूम है कि ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब वस्तु आप देख लिए, वस्तु कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। सेम इस किरण को तो मैंने कुछ अभी तक नहीं टच किया है, जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया पैरेलल और मुख्य फोकस से, ठीक है, वो तो है ही। दूसरे किरण को केवल मैं चेंज कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर मेरा प्रतिबिंब बनते जा रहा है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। अभी यहाँ गया, अब इसको कहाँ से भेजना है, आप दूसरे किरण को बताइए। ध्रुव से भेज सकते हैं, मुख्य फोकस से भेज के पैरेलल कर सकते हैं, तो वही कर लीजिए ना। सी से भेजने में देखिए परेशानी होती है, दर्पण उतना बड़ा होता नहीं है कर्व कि आपको बन जाए, तो थोड़ा आपको अगर सी से अगर गुजारना हो तो दर्पण को बहुत ज़्यादा कर्व बनाना पड़ेगा, टेढ़ा बनाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। तो उतना का क्या करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता तब करते ना, ऑप्शन तो है ना, 4 सिचुएशन आपको बता दिया गया है। अभी हम कहाँ से भेज देते हैं, चलिए मुख्य फोकस से भेज देते हैं, सिंपल बात, काहे को टेंशन लेने का।
चलिए देखिए यहाँ पे, और थोड़ा सा और, हाँ ठीक है ना, थोड़ी बहुत इधर हो सकती है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अच्छा वाइट कलर वो है, इसको मैं क्या रेड कलर तो है ना, हाँ चलिए मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसको भेजा जा रहा है मुख्य फोकस से, यहाँ पैरेलल कर लिया जाता है। ठीक है, पैरेलल कर लेते हैं। चलिए पैरेलल कर लेते हैं, कुछ लगभग पैरेलल हो जाए तो ठीक है। चलिए पैरेलल हो गया, इसको खींच दीजिए। चलिए खींचिए, देखिए हो गया। अब बताइए कहाँ पे कटा, आपको बताए थे वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कुछ इस जगह पे कटा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वस्तु से अपेक्षा ही क्या बना, और तब बताइए प्रकृति बताइए। प्रकृति बना हमारा वास्तविक। देखिए अभी भी उल्टा ही है, पूरा उल्टा। आपको पांचों स्थिति में आपको बनेगा वास्तविक, उल्टा ही बनता है। केवल एक सिचुएशन होता है जब हमारा काल्पनिक बनता है, आपको बताए भी हैं दिखा के कि जब अनंत पे प्रतिबिंब बन जाता है तो फिर उधर ही तो बनता है ना। तो देखिए ए, अब ये हो गया प्रकृति हो गया। स्थान बताइए कहाँ, तो स्थान हो गया वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, हो गया। अभी बताइए इसका आकार बताइए, आकार तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ ले जाएंगे, मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस पे ले जा करके प्रतिबिंब बनाएंगे, कहाँ बनेगा, अनंत पे, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए सेम रहेगा, प्रकृति वास्तविक स्थान अनंत पर, सी का जगह क्या हो जाएगा केवल अनंत पर, और आकार क्या हो जाएगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वास्तविक ही रहेगा। तो इसको होमवर्क में आप लोग मतलब बनाइए एक सिचुएशन को। मैंने तो बना लिया, आप देख के बना लेंगे, लेकिन आपको हम पांचवा सिचुएशन को आपको खुद से बनाने के लिए छोड़ रहे हैं। वस्तु को ले जाना है मुख्य फोकस पे और बना के हमको कमेंट में बताइएगा कि बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कमेंट आपका देखने के बाद। एक जो बच्चा है छठा, जो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। काल्पनिक प्रतिबिंब चूंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए चूंकि मेहनत करने से बचने के लिए सब करना पड़ा है, दोबारा ना बनाना पड़े। ठीक है ना, दोबारा बनाना पड़ता इसलिए। तो ए साइड मेरे को देखिए, ए साइड सभी इरेज करना होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पता है ना दर्पण के पीछे बनेगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनने वाला है इधर बनने वाला है, इसलिए मैं इसको हटाने वाला हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीछे वाले में जो जो मैंने लिख रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देखिए, हम इसको भी थोड़ा मुख्य प्रधान अक्ष को भी इधर की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि पता नहीं इधर प्रतिबिंब किस जगह पे जाकर बने, कहाँ आगे तक जाए, क्योंकि यह तो स्केल का बात हो जाएगा ना। अभी हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। देखिए ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब हम वस्तु को रखने वाले हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो एक पैरेलल तो लाइन जाएगा ही ना, तो पैरेलल भेज देते हैं। देखिए पैरेलल लाइन भेज देते हैं, यहाँ से बीच में लगभग है। कलर इसका वाइट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने भेजा, ठीक है, और पता ही आपको कि कहाँ से होकर गुजरेगा। यहाँ पर वस्तु रखे हैं, वस्तु को अलग कलर से दिखा देते हैं, रेड कलर से वस्तु को बना देते हैं। ठीक है, वस्तु है हमारा ए बी। ठीक है, ये भी हमारा वस्तु है। अब आप बताइए, इधर भी लेना। अब हम बताइए कि अभी समानांतर जो किरणें निकाले हैं वो कहाँ से होकर गुजरेगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। चलिए समानांतर किरण को मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। चलिए कुछ इस तरह से, इसको इधर बढ़ाने से कोई मतलब खास नहीं है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो किरणें उधर आप बढ़ाए हैं ना, उसी सीध में आपको इधर बढ़ा देना है, क्योंकि इधर कभी नहीं कटेगा। अब बोलिए कि अभी क्यों बढ़ाना, तो देखिए फिर हमें इसी लाइन पे आके स्केल को रखना होगा, तो सेट करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हो सकती है। तो इसलिए देखिए हम इसको अभी इधर बढ़ा देते हैं, डॉट लाइन से बढ़ाएंगे, डॉट लाइन से बढ़ा देना है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ तक और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर स्केल रखना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा उसी सीध में और आगे तक ले ही लेता हूँ कि ज़रूरत ना पड़े फिर से स्केल को इधर रखने का इस सिचुएशन में। तो हमें उधर इसी सीध में, परावर्तित किरण के सीध में हमने दर्पण के पीछे में डॉटेड लाइन से बना लिया, ठीक है। ऐसे किरण तो निकलेगा नहीं उधर। अब दूसरा किरण आपको गुजारना है, कहीं से भी आप गुजारिए, जो आपको बताया गया है, सब सिचुएशन में बताया गया, 4 सिचुएशन बताया गया है। तो वक्रता केंद्र से इस सीध में भी गुजार सकते हैं, तो वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, ध्रुव से भी ले जाके उसी एंगल पे निकाल सकते हैं, पैरेलल ले जाके इधर से कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे जो सुविधा होगी वो हमें वक्रता केंद्र से सुविधा होगी, कि वक्रता केंद्र से मैं वस्तु की तरफ से गुजारूँ। देखिए, तो वक्रता केंद्र और वस्तु के शीर्ष को मिलाइए, तो वक्रता केंद्र और वस्तु के शीर्ष को मैंने यहाँ से लगभग मिला लिया, ठीक है, उसी से। तो थोड़ा सा इधर की ओर ले जाते हैं ताकि इधर किरण भी मेरा कट जाए। देखिए लगभग सेट हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि उस किरण को कहाँ काट रहा है, दर्पण के पीछे में, इस पॉइंट पे कट रहा है लगभग। तो हमारा देखिए वस्तु है इतना छोटा और प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, बन रहा है ना। तो और मुख अक्ष के ऊपर में वस्तु है और प्रतिबिंब भी मुख अक्ष के ऊपर में ही बन रहा है, तो बड़ा भी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है। स्थान क्या है, तो दर्पण के पीछे, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ब्लू कलर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ तक तो आएगा किरण, ठीक है, यहाँ तक तो किरण आएगा, दर्पण से टकराएगा और वापस उसी दिशा में लौट जाएगा, क्योंकि लंबवत पड़ेगा, हमने पहले ही बता चुका है। लेकिन उसी सीध में हमको क्या करना होगा, अभी हमें बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉटेड लाइन का, क्योंकि किरण तो पार करेगा नहीं ना दर्पण को इस तरफ से, तो इसीलिए हम इधर क्या पाएंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है, हो गया। चलिए, तो दर्पण में यहाँ पर क्या करेगा, किरण यहाँ ऐसे, सॉरी यहाँ से नहीं, हम तो वस्तु से नहीं निकालेंगे, वस्तु से जाएगा यहाँ 90 डिग्री पे जाएगा और वापस इसी दिशा में लौट आएगा किरण, ठीक है। देखिए डायरेक्शन देखिएगा, इसका भी हमने क्या बनाया, देखिए ये दर्पण पे पड़ा, टकरा के इधर वापस इधर की तरफ भाग रहा है। देखिए परावर्तित किरण ये हुआ, इधर की तरफ लौट रहा है, ये दर्पण की तरफ गया लेकिन लौट रहा है इधर की तरफ ही। देखिए इसका भी किरण का, देखिए परावर्तित किरण इधर ही भाग रहा है। तो अगर ये दोनों किरण को कितना भी इधर साइड में बढ़ाया जाए, क्या कहीं जाकर के कटेगा, तो कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि आप इधर देख रहे होंगे कि किरणें फैल रही है, तो फैलती हुई किरण तो इधर वास्तव में तो कहीं कटेगा नहीं। लेकिन यहाँ से कोई यदि देखे तो उसको फील होगा कि ये किरणें दर्पण के उस साइड में कहीं जाके मिल सकती है, और वो बिंदु यहाँ आ रहा है, इस जगह पे मिलता हुआ, क्योंकि यहाँ से जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल पर फैलता हुआ जा रहा है, उस हिसाब से वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब आप बना दीजिए ए डैश बी डैश, और 90 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। और अब आप बताइए कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस स्थिति में, तो केवल एक ही स्थिति है, जब हमारा वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के, ध्रुव है ना, ध्रुव के बीच में है ना, और वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है केवल एक स्थिति में, अवतल दर्पण में। तो यहाँ सवाल यदि पूछे कि किस दर्पण में और किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसका जवाब होगा ये दर्पण अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल में सदैव काल्पनिक, समतल में सदैव काल्पनिक, यही एक दर्पण है जिसमें दोनों नेचर है। उत्तल में केवल एक नेचर है कि वो काल्पनिक बनाएगा, समतल में भी केवल एक नेचर है, वो भी काल्पनिक बनाएगा। लेकिन अवतल दर्पण का खास बात यह है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। और देखिए इसी कारण से, इस अवतल दर्पण के इस गुण के कारण, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है और इमेज को बड़ा बना रहा है, इसके कारण से इस दर्पण का इस्तेमाल हमारे हजामती दर्पण में, ब्यूटी पार्लर में, सैलून में किया जाता है। दर्पण जो लगा होता है, इस बड़े द्वारा का दर्पण लगा होता है, और आपका सैलून में जो आपको बैठाया जाता है कुर्सी पे, चेयर पे, वो इस जगह पे बैठाया जाता है।
अगर इधर बैठा दे, दर्पण से इतना दूरी पे बैठा दे आपको सैलून में, तो समझ रहे हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है वो उल्टा बन जाएगा। मतलब आप बैठे रहेंगे सीधा, लेकिन आपको आईना में कुर्सी आपका ऊपर, आपका मुंडी नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो बनाने वाला आपका जो बार्बर है, नाई है, वो भी घबरा जाएगा कि कुर्सी उल्टा दिखाई दे रहा है उसको दर्पण में। इसीलिए जो आपको बैठाया जाता है वो बैठाया जाता है कहाँ, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ पे चेयर लगी होती है, यहाँ पे आपको बैठाया जाता है। मतलब ये दोनों के बीच में ही, या और नज़दीक भी बैठा सकता है और दूर भी यहाँ भी बैठा सकता है, इस दोनों के लेकिन बीच में ही बैठाएगा। तो आपका जो फेस दिखेगा ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। आप उस दर्पण में जाएंगे तो आप छोटे छोटे महीन महीन बालों को भी अच्छे से दर्पण में आप देख पाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा अच्छा और थोड़ा बड़ा फेस आपको दिखाई देगा, ताकि आप अपने कहीं छूट गया हो उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसीलिए हजामती दर्पण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। और स्थिति यही होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अवतल दर्पण के 6 स्थिति आपको बहुत बारीकी से और हम अच्छे से बता पाए हों। फिर भी हमारा प्रयास रहता है यही कि हम अपना 100% आपको दें, आपको बारीकी से हर एक चीज़ों को बता पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है। केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, मैं जो बोलता हूँ बच्चे बीच बीच में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, देते हैं। लेकिन ऑनलाइन के टाइम में मुझे ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ता है जैसे लगता है आप मुझे देख रहे हैं, तो आप बाद में भी देखते हैं, तो उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। और आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से ही लगता है कि आप मुझे देख पा रहे हैं। ऐसे नहीं पता चलता है कि आप हमें देख पा रहे हैं और आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप पढ़ाई में कैसे क्वालिटी चाहते हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से आपको बताया जाए और आप अच्छा रिजल्ट दें, अच्छा मार्क्स लाएं। और माता पिता और अभिभावक और जितने भी आपके पेरेंट्स रिश्तेदार हों, आपके रिजल्ट पे आपको मिठाई खिलाने ज़रूर है। ठीक है, तो अपने घर पे रहते हुए, समय बहुत कम है, ठंडी का भी समय आ रहा है, जैसे ही बैठेंगे आपको ठंड लगने लगेगी, रजाई में घुसेंगे तो नींद आने लगेगी और फिर पढ़ाई ख़त्म। तो पढ़ाई इतना आसान होता हर कोई पढ़ता, फिर दुनिया में तो अनपढ़ और बेरोज़गार होते नहीं। बेरोज़गार खैर पढ़े लिखे भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई के लिए शिक्षा संभव नहीं हो पाता है और हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है। स्कूल भी भेजा जाता है लेकिन वो स्कूल में टिक नहीं पाते हैं, मन नहीं लग पाता है। लेकिन पढ़ाई इतना अच्छा चीज़ है कि यदि आप एक बार इसमें लग गए, एक बार रम गए, तो फिर आपको बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। और आप अभी एग्ज़ाम के टाइम में अपना 100% खुद के लिए दीजिए, बंद कमरे में अपने आप को तराशने का काम कीजिए, तभी आप में निखार आएगी। ठीक है, और अभी के ज़माने में आप बताइए, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो लालटेन में पढ़ा करते थे, और सबसे पहले शीशा साफ करना होता था, फिर सभी जगह समझौत दिखाना होता था, तब अपने लालटेन को लेकर के पढ़ना पड़ता था। और उस समय बहुत सारे मच्छर, मक्खी, चींटी, पंख वाला चींटी उड़ के हम लोग को परेशान करता था। कभी कोई शर्ट के अंदर घुस जाता था, कभी कोई किधर घुस जाता था, और नहीं पढ़ने पे पिटाई भी होती थी कि तुम्ही को सबसे ज़्यादा चींटी काट रहा है, ये काट रहा है। मजबूरी था, रो भी नहीं पाते थे, छोड़ भी नहीं पाते थे, क्योंकि और कोई सुविधा नहीं थी। और आज के अत्याधुनिक सुविधा के दौर में भी यदि आप आज नहीं पढ़ पाते हैं तो सोचिए कि ये क्या दौर चल रहा है। अभी आपके पास लाइट की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है। बताइए कितनी सुविधाएं हो गई है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कितना आसान हो गया है। तो इस सिचुएशन में भी आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो खैर दुख की बात है। और अभी ठंडी गर्मी क्या बुझाएगी, अब तो सभी अच्छा चीज़ हो गया है, जैसा आप रूम, जैसा स्थिति, जैसा सिचुएशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी लोग के लिए समान व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लगभग तो बदलाव तो आया है। ठीक है, तो जैसे भी परिस्थिति हो, पढ़ाई के समय में कोई परिस्थिति नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए कोई कंफर्टेबल जोन नहीं होता है, तकलीफ़ तो है ही। तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए और फिर अपना अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि हाँ। और
वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिए यदि वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, मैं देखता हूँ कि वीडियो में व्यूज़ तो जाते हैं बट आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, चुप से देख के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। और ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। तब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।